नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को आखिर दक्षिण भारत में किसने दिया है सबसे बड़ा झटका। आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने लगी थी। कर्नाटक में सरकार बनाई, तमिलनाडु में जिस धीरे धीरे वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन आखिर सबसे बड़ा झटका तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को लगा और वो दिया है एक 42 वर्ष के युवा ने। जी हाँ, वही 42 वर्ष का युवा जिसने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की, एमबीए जिसने किया और कर्नाटक कैडर के आईपीएस के अधिकारी बनने के बाद भारतीय पुलिस सेवा से जिन्होंने 2019 में इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली से उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं अन्नामलाई की। अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उन्होंने, हम कहें कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ाने का काम किया। एक आक्रामक युवा के रूप में उनकी पहचान बनी और 2020 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। 21 में प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया गया। 2021 में उन्होंने अरवा कुरीची सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव वे जीत नहीं पाए। कोयम्बटूर सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, वो चुनाव भी हार गए। प्रदेश अध्यक्ष वे रहे और उस दौरान खासे चर्चित भी रहे, लेकिन 2026 में जो विधानसभा चुनाव हुआ तमिलनाडु में, उस विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और जिम्मेदारी दे दी गई नागेंद्रन को। उसी समय लग रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लेकिन ये गड़बड़ जो चल रही थी इसका पटाक्षेप हो गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को। नितिन नवीन ने वो इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। इस्तीफा देने के पहले अन्नामलाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले और इस विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने एनडीए के लिए प्रचार किया था, लेकिन खुद ने उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। ये खास बात थी। प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे और प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहने के साथ साथ उन्होंने खुद ने चुनाव भी नहीं लड़ा, लेकिन प्रचार जरूर किया। अब जब चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और केवल इस्तीफा नहीं दिया है, लोग ये सोच रहे थे कि इस्तीफा देने के बाद वे क्या करेंगे, तो इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये तय कर दिया कि अब वे नई पार्टी बनाएंगे। तो आखिर भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद भी ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति बनी कि उनको अलग पार्टी बनाने की बात आ गई। तो उन्होंने इस्तीफा देने के बाद स्पष्ट कर दी सारी बातें। उन्होंने कहा कि इस्तीफा तो वे 2025 में ही देने वाले थे, मई 2025 में, दिसंबर 2025 में इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन आलाकमान ने उनको चुनाव तक रुकने के लिए कहा था और उन्होंने आलाकमान की बात को स्वीकार किया। वे रुके रहे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आलाकमान के साथ में उनके मतभेद थे। इन मतभेदों के चलते ही उन्होंने कहा कि मुझे अब भाजपा में काम करते हुए कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अब नई पार्टी बनाएंगे, एक नया आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी नई राजनीतिक पार्टी जो है वो 2031 में तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। तो नई पार्टी बनेगी, 31 में विधानसभा का चुनाव भी वे लड़ेंगे, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं उनका ये जो निर्णय है उसमें तमिलनाडु के इस बार का जो विधानसभा चुनाव परिणाम आया है उसकी भी एक बड़ी भूमिका देखी जा सकती है। टीवी के पार्टी जिसको सब लोग अंडर एस्टिमेट करके चल रहे थे तमिलनाडु की राजनीति में, डीएमके और एआईएडीएमके के अलावा किसी और का अस्तित्व कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। ऐसे में टीवीके की जो बम्पर जीत हुई, मुझे लगता है कि अन्नामलाई उससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए होंगे। उनको लगा होगा कि द्रविड़ राजनीति के दिन लद गए। पिछले 6 दशक में ये पहला अवसर हुआ था तमिलनाडु में कि द्रविड़ राजनीति हाशिए पर आ गई। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों सत्ता से बाहर हो गई। नहीं तो पिछले 60 वर्षों में कभी डीएमके का शासन होता था, कभी एआईएडीएमके का शासन होता था। न यहाँ कांग्रेस कुछ कर पाई, न भाजपा कुछ कर पाई। लेकिन टीवी के पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में वो सरकार बनाने तक पहुंच गए। तो ऐसे में अन्नामलाई युवा हैं, आक्रामक हैं, पुलिस अधिकारी रहे हैं, उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और ऐसे में उनको ये लग रहा होगा कि भाजपा या कांग्रेस या डीएमके या एआईएडीएमके के बजाय
एक अलग नेतृत्व यदि खड़ा किया जाए तो हो सकता है कि उसकी संभावनाएं अधिक बनेंगी। और ऐसा करके भी दिखाया है, थलापति विजय ने ऐसा करके दिखाया है। उन्होंने जब पार्टी छोड़ी अन्नामलाई ने, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था और बीजेपी का सदस्य भी वे अपने आप को बता ही रहे थे और थे भी, लेकिन मेरे लिए बोले काम करना कठिन हो रहा था। इसलिए 4 दिसंबर 2025 को उन्होंने इस्तीफ़ा देने का मानस बनाया था, लेकिन चूंकि आलाकमान ने उनसे कहा कि चुनाव हो जाएं तब तक ज़्यादा नुकसान नहीं हो, और उन्होंने भी ये बात मानी। साथ ही साथ अन्नामलाई ने जो बातें कही, प्रमुख बात कही इस्तीफे की, उन्होंने कहा कि मैं उस सोच को बदलना चाहता हूँ जिसके अनुसार राजनीति केवल अमीरों के लिए है, राजनीति कुछ लोगों के लिए है और ये जन जन की राजनीति बने, आम आदमी के लिए बात हो, इसके लिए राजनीति में आया हूँ और इसीलिए काम करना चाहता हूँ। उन्होंने स्पष्ट ये भी किया कि 6 वर्ष पहले जब राजनीति में आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको प्रेरणा मिली और तमिलनाडु में बदलाव लाना उनका खास मकसद था। बदलाव हुआ भी, लेकिन वो स्थायी रूप से नहीं हो पाया, वो टिक नहीं पाया। साथ ही साथ बीजेपी की आलोचना नहीं की उन्होंने, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस्तीफा दिया, अलग हुए, नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने भाजपा की आलोचना नहीं की। भाजपा के लिए उन्होंने कहा कि मैं भाजपा नेतृत्व का आभारी हूं जिन्होंने मेरे जैसे अनुभवहीन युवा को बड़ी जिम्मेदारियां दी। तो कहीं ना कहीं जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात तो है, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि पिछले 1.5 वर्ष से बीजेपी आलाकमान, टॉप लीडरशिप जो है उनके साथ उनके अनेक विषयों पर मतभेद थे। तमिलनाडु की राजनीति को आगे बढ़ाने को लेकर जो तरीके थे वे कुछ अलग सोच रहे थे और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व वो कुछ अलग सोच रहा था। तो ये जो विचारों का मतभेद था ये कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा था। साथ ही साथ अन्नामलाई ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों ने कभी भी ऐसी भाषा में बात ही नहीं की जिसे तमिलनाडु के लोग समझ सकें। मैंने इस सोच को बदलने की कई बार कोशिश की और कई अंदरूनी और बाहरी बाधाओं के बावजूद भी मैं कुछ सफल भी रहा, लेकिन मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस की मुझे लगता है वो बात कर रहे थे कि जिसके कारण वहाँ काम जो है वो केवल राजनीतिक बातें सारी द्रविड़ राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही। और द्रविड़ आंदोलन की जो शुरुआत 60-70 के दशक में वहाँ हुई थी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी बनी थी उसी में से AIADMK निकली थी। ये भी बात है कि अब जब चूंकि अन्नामलाई अलग हो गए हैं पार्टी से, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे तो भाजपा को कितना नुकसान वे पहुंचाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे हालांकि तमिलनाडु में भाजपा का कोई बहुत अधिक प्रभाव है भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत लोकप्रियता जो अन्नामलाई के माध्यम से बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि उसमें ठहराव आ सकता है। अब भाजपा अपने दम पर वहाँ उतना सब कुछ कर पाएगी ये थोड़ा सा कठिन लगता है। हो सकता है भाजपा को अभी AIADMK का साथ वहाँ लेना पड़े, तो उनके साथ रहकर जरूर भाजपा कुछ हद तक वहाँ काम कर सकती है। अभी इस बार जो चुनाव हुआ है 2026 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट मिली है और केवल 2 वर्ष पुरानी पार्टी TVK, थलापति विजय की जो पार्टी है उसने 108 सीटें ले ली। DMK को 59 मिली, AIADMK को 47 सीटें मिली। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केवल 2 वर्ष पुरानी पार्टी 108 सीटें जीतकर सरकार बना सकती है। तो ऐसे में अन्नामलाई ये भी सोच रहे होंगे कि वो तो काफ़ी समय से सक्रिय हैं वहाँ की राजनीति में, और जब वहाँ की राजनीति में वो सक्रिय हैं तो फिर उनके लिए बहुत कठिन काम नहीं होगा जैसा उनको लगता है। 2 साल पुरानी पार्टी TVK और इस बार जो है 108 सीटें उन्होंने जीत ली, अपने आप में बड़ी बात है। DMK, AIADMK, भाजपा, कांग्रेस सारी पार्टियां धरी रहेगी। कांग्रेस की केवल 5 सीटें आई हैं, बीजेपी की 1 आई है, अन्य जो है वो 14 सीटों पर अपना बना पाए हैं स्थान। तो ऐसे में खास बात ये भी है कि बीजेपी के वोट परसेंटेज की यदि बात करते हैं तो बीजेपी को इस बार वोट मिला है 2.97% और 2021 में वोट मिला था 2.6%। तो थोड़ा सा 0.37% के आसपास वोट बढ़ा है। तो अब जब नई पार्टी बना लेंगे अन्नामलाई तो कितना नुकसान करेंगे भाजपा का ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी उनकी बातों से जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो है। तो आगे अगली पार्टी बनाएंगे, 2031 में विधानसभा का चुनाव होगा और उस चुनाव में भाजपा जो गठबंधन करेगी वो AIADMK के साथ करेगी या करेगी फिर
अन्नामलाई के साथ, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को मिला है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, जहां धीरे धीरे भाजपा अपना एक आधार बना रही थी। ऐसे में एक प्रमुख आधार स्तंभ जो है भाजपा के, उन्होंने झटका दिया। क्या कहना है आपका तमिलनाडु की इस राजनीति पर? तमिलनाडु में जिस तरीके से टीवीके ने सरकार बनाई और अन्नामलाई भाजपा से अलग हुए हैं, तो आने वाले वर्षों में क्या लगता है आपको, जो स्थान डीएमके और एआईएडीएमके का था, क्या वो स्थान टीवीके और अन्नामलाई की पार्टी ले लेगी? भाजपा को भी कितने वर्षों इंतजार करना पड़ेगा वहाँ सीधे सीधे मजबूती से राजनीति में अपने पैर जमाने में, वहाँ सरकार बनाने में? क्या लगता है आपको, क्यों सफल नहीं हो पा रही भाजपा अभी भी दक्षिण भारत के राज्यों में? केरल की आप बात कर सकते हैं, तमिलनाडु की बात कर सकते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ अभी पार्टी उतनी मजबूत नहीं हो पाई है। बंगाल में सरकार बन गई है, लेकिन दक्षिण में अभी कमल उस तरीके से नहीं खिला जिस तरीके से होना चाहिए। क्या कहना आपका, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए द विवेक व्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।